नमस्कार साथियों, यदि आपने आईटीआई किया हुआ है और आईटीआई से पास आउट है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे मतलब जयपुर से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है। इसकी जो ऑनलाइन ओपनिंग है, डेट जो है ऑनलाइन ओपनिंग की डेट है 10 जनवरी 2023 से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जो लास्ट डेट रहेगी, क्लोजिंग की लास्ट डेट है, वो 10 फरवरी 2023 है। ठीक है। और जो ने एप्लीकेशन ऑनलाइन इनवाइट किया हुआ है एंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट के लिए, इंपॉर्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत इन द डेजिग्नेटेड ट्रेड एंड वर्कशॉप के लिए है, और किस न्यायिक क्षेत्र के लिए है? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अगेंस्ट 2026 स्लॉट के लिए है। तो आपको इसमें एप्लीकेशन सबमिट करना है। सबमिट ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगा। कब तक? 10/2/2023 के रात्रि 12 बजे तक। रात के लगभग 23:59 मतलब रात के लगभग 12 बजे तक ये आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और कैंडिडेट को नोट ये करना है कि ये जो नोटिफिकेशन है सेंट्रल नोटिफिकेशन है, और ये अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग है, और इनकी नोडल एजेंसी जो है नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल रेलवे और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और इसमें क्या होगा, जब आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। ठीक है, जो आपको डिवीजन और यूनिट अलॉट होगी उसके बाद। और आपने ये याद रखना है, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट नो सेंट्रलाइज्ड मेरिट विल बी फॉर्म्ड। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन विल बी मेरिट लिस्ट बनेगी। आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा। इसमें जो मेरिट बेसिस जो बनेगी 10th प्लस आईटीआई के एवरेज मार्क्स से होगा। सिंपल एवरेज मार्क्स से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई। हाँ, और एक चीज और याद रखनी है आपने कि आपका आईटीआई में मिनिमम 50% एग्रीग्रेड मार्क्स होने चाहिए। 50% आपको ये भी याद रखना है। फिर उसके बाद जब आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी, इन केस यदि मेरिट लिस्ट में कोई दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स मिल जाते हैं, तो उसमें से जो ओल्डर एज का होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इफ एनी केस यदि ओल्डर एज में भी दो लोगों के सेम एज बन जाती है, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ आल्सो सेम है या ओल्डर एज है, तो जिस कैंडिडेट ने 10th सबसे पहले पास किया है उस कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। खैर, इसमें इतना कोई इशू नहीं है जो मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। और जो आपकी ये होगी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, वो प्रिपेयर डिवीजन वाइज होगी, डिवीजन के अकॉर्डिंग होगी, ट्रेड वाइज होगी और कम्युनिटी वाइज होगी। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। और जो परसेंटेज का होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, मतलब सीधी बात है, जिसने सबसे ज्यादा नंबर लिया है वो सबसे ऊपर और सबसे कम नंबर वाले को सबसे नीचे, जो एवरेज मार्क्स होंगे वो। फिर उसके बाद जब फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद वेरिफिकेशन। ठीक है, टेस्ट में आपको सब ये मेडिकल सर्टिफिकेट और अब वेरिफिकेशन के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब लगेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो एनेक्सर फोर्थ में अटैच्ड है उस हिसाब से आपको ये सब लगेगा। एनेक्सर अभी हमारे नीचे जो नोटिफिकेशन है उसमें अटैच हुई हुई है, तो उसमें आपको ये सब लगेगा। ठीक है, हाँ, ये याद रखना है आपको। ड्यूरिंग द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, आपको जो होगा एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको संभाल के रखना है, बाद में वो आपको काम में आएगा। रिक्रूटमेंट सेल को फिर प्रोवाइड करना होगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद, तो उसको आपको संभाल के रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपको क्या है, इसने बोला है, नोट फर्स्ट में दिया है कि आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना है, लास्ट डेट के लिए बिल्कुल वेट नहीं करना है। हमारी आदत होती है हम लास्ट डेट के लिए वेट करते रहते हैं। क्या है, लास्ट डेट पे किसी कारण से रस बहुत ज्यादा ज्यादा लोग आ गए अप्लाई करने या कुछ हो जाता है,
जाम हो जाता है लास्ट डे, तो उसमें आरआरसी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी कि आप अप्लाई नहीं कर पाए। इसलिए जितने जल्दी से जल्दी हो गया आप अप्लाई करें। देखिए सेकंड नोट में दिखा है कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि कैंडिडेट बी एबल टू नॉट सबमिटेड या कुछ नहीं कर पाए आप उस दिन पर। ठीक है, कुछ भी अगर दिक्कत आती है, आपका एप्लीकेशन फेल हो जाता है या कोई भी इशू बनता है, उसके लिए आरआरसी जिम्मेदार नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आपने देखना है कि किस किस डिवीजन के अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन इसने मांगा है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 8 डिवीजन है। ये 8 डिवीजन इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा है। डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस अजमेर के लिए, बीकानेर के लिए, जयपुर के लिए, जोधपुर के लिए, अजमेरी के लिए, ये बीटीसी कैरिज के लिए, ये भी अजमेर बीकानेर और जोधपुर, बेसिकली जयपुर के लिए कुछ वैकेंसी। अब इसमें आपको ये नोट दिया हुआ है कि आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इन सब में से ये देखना है, इन सब में ये देखना है आपको, ये नोट में यही दिया हुआ है कि इन सब डिविजन्स में आपसे रिलेटेड, आप जिस ट्रेड से पढ़े हैं उस ट्रेड से रिलेटेड ट्रेनिंग या उस ट्रेड से रिलेटेड वहां पर वैकेंसी है क्या नहीं। ठीक है, ये ध्यान देना है। जब अभी हम नीचे देखेंगे, ब्रेकआउट देखेंगे वैकेंसीज का, तो इसमें से उसी के लिए अप्लाई करना है जिसमें आपसे, आपकी ट्रेड से रिलेटेड वैकेंसी हो। अदरवाइज अगर आपने इस डिवीजन में अप्लाई कर दिया और आपकी ट्रेड से रिलेटेड वैकेंसी नहीं है, तो आपके फॉर्म को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो आपको वैकेंसी का ट्रेड आउट यानी ब्रेकआउट्स को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। उसमें यही लिखा हुआ है कि यदि आपने कहीं भी अदर कहीं जगह से अप्लाई कर दिया तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या 2 जगह से अप्लाई कर दिया आपने, 2 जगह से भी आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको अप्लाई करने का सिर्फ एक ही जगह से है, 2 जगह से अप्लाई कर देंगे तो भी आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। तो आपको इन चीजों से बचना है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। ये यहां पर देखिए आपको पूरा ब्रेकआउट दिया हुआ है ट्रेनिंग स्लॉट्स का कि किस ट्रेड से रिलेटेड कितनी वैकेंसी है। तो आपको यहां देखना है, क्योंकि मैं अगर एक एक ट्रेड एक एक के बारे में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा हमारे को, तो हमको ये चीज देख लो आप। जैसे हमारा क्या है, DRM ऑफिस अजमेर के लिए जो ऊपर देखे थे, इसमें हमने ये ब्रेकआउट दिखाया हुआ है, इसने ट्रेनिंग ब्रेकआउट। तो इस यहाँ के लिए जो है इलेक्ट्रिकल वाले, ये इलेक्ट्रिकल पावर वाले, इलेक्ट्रिकल TRD वाले, कारपेंटर हुआ, जो पेंटर हुआ, मैसन हुआ, पाइप फिटर हुआ, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, ये लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, और यहाँ पर सब की वैकेंसी टोटल दी हुई है, ब्रेकआउट्स दिया गया है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो कोई एनसीवीटी से भी किया हो आपने या एससीवीटी से, आप कोई भी किसी भी इससे किए हुए हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बहुत अच्छी बात तो होती है कि एससीवीटी कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। यदि आपने एससीवीटी से किया है तो जरूर से जरूर इसमें अप्लाई करना ही करना है, क्योंकि एससीवीटी वालों के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत कम अप्रेंटिसशिप की आती है इनके लिए वैकेंसी, और बहुत कम जगह लेते भी हैं इनको। ठीक है, इसके बाद ये हुआ। फिर ये सेकेंड नंबर पर देखिए, DRM ऑफिस बीकानेर में, यहाँ ब्रेकआउट इनने इसका ब्रेकआउट दिया हुआ है कि कहाँ कितनी वैकेंसी, ये देख सकते हैं आप। आपको जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, उस हिसाब से आप इस ब्रेकआउट को देखेंगे। इलेक्ट्रीशियन के हैं, यदि आप फिटर के हैं, या वेल्डर के हैं, वेल्डर में भी गैस एंड इलेक्ट्रिक के हैं, तो ये ब्रेकआउट आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये है DRM ऑफिस का ब्रेकआउट दिया हुआ है, जयपुर का ही है, जयपुर का। मैकेनिकल, ये SNT, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रीशियन, इसका ब्रेकआउट आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। DRM ऑफिस जोधपुर का दिया हुआ है, ट्रेड से रिलेटेड यहाँ सारी ट्रेड दी हुई है। आप जल्दी जल्दी देख लेंगे। हम जल्दी देख रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा है इसको समझाना। ये BTC कैरिज है, ये सब चीज़ें यहाँ दी हुई। BTC लोको अजमेर का है, ये भी DSL मैकेनिक, फिटर, वेल्डर। ठीक है, आपने देख लेना है ब्रेकआउट, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है इसको ये करना। ठीक है, ये ब्रेकआउट स्लॉट्स और देख सकते हैं। स्लॉट का मतलब ट्रेनिंग स्लॉट है यहाँ पर आपका। ये और है, जैसे यहाँ पर फिटर है, कारपेंटर है, वेल्डर है। वेल्डर में भी गैस है, पेंटर है, मैकेनिक है। ठीक है, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस और मशीनिस्ट भी है यहाँ पर। ओके, ये लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
और यहाँ पर यही बोला है कि यहाँ पर इन्होंने पीडब्ल्यूडी यानी जो दिव्यांग पर्सन है उनके भी साथ में टोटल वैकेंसी किया हुआ है, जो दिव्यांग लोगों की भी साथ में वैकेंसी और एक्स सर्विसमैन की भी सभी साथ करके वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। तो आपको ये यहाँ यही लिखा है कि सबकी एक साथ वैकेंसी दी हुई है यहाँ पर, सबकी एक्स सर्विसमैन हुआ, पीडब्ल्यूडी हुआ, सभी की टोटल नंबर ऑफ सीट एक साथ दे दी गई है, अलग से सेपरेट नहीं किया गया है इसमें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देख लेना है। अब हम चलते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है, ये आपको ध्यान से देखना है कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। आपको इस डेट तक, ये जो डेट है इस डेट तक आपको 15 साल का होना बहुत ही जरूरी है, और इस डेट तक अगर आप 24 साल के हो जाते हैं तो ये आप एप्लीकेशन नहीं भर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, 24 से कम एज होनी चाहिए और 15 से ज्यादा एज होनी चाहिए। हाँ, यदि आप ट्राइब से बिलोंग करते हैं, एससी या एसटी से, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इफ एनी केस आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, और यदि आप पीडब्ल्यूडी ये सॉरी पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग हैं या बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आपको 10 साल का क्या मिलेगा, 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो भी 10 साल का मिलेगा आपको, तो आपने ये देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके हिसाब से आप देख सकते हैं। ओके, हाँ, यदि आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं कि आप एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं, तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का जब आपका वेरिफिकेशन होगा, वो भी एनेक्सर फर्स्ट के अकॉर्डिंग का, जो सिंपल एनेक्सर फर्स्ट में नीचे दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नोटिफिकेशन। ठीक है, उसका लिंक दे देंगे। तो उस हिसाब से आपका एस टी एस सी का क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप ओबीसी से हैं या आप एक्स सर्विस मैन है तो आपका वो होना चाहिए, या आप ईडब्ल्यू एस से हैं, जो भी है सभी के यहाँ एनेक्सर में क्या है, संलग्न है यहाँ पर। तो आप वो देख लेना, जो भी है नोटिफिकेशन में संलग्न है, उसके फॉर्मेट सबके संलग्न है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो भी है इसे एक्स सर्विसमैन है उसके लिए, ये एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड सारी यहाँ जानकारी दी हुई है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड की है इन्होंने वो दिया हुआ है यहाँ। ओके, अब देखते हैं हम मिनिमम क्वालिफिकेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th अनिवार्यतः है, और उसमें भी 50% आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। यदि आपके 50% मार्क्स नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। साथ में ये सबसे अच्छी बात है कि आपकी आईटीआई होनी चाहिए, और वो हो एससीबीटी से हो या और एनसीबीटी से हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एससीबीटी से हो या एनसीबीटी, दोनों अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली, यानी आपका जो है आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है, ये हुई हमने क्वालिफिकेशन की बात कर लिया। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं फीस का क्या भाई, स्ट्रक्चर क्या है। तो फीस स्ट्रक्चर में जो है, जो कैंडिडेट ओबीसी जनरल में आते हैं उनको 100 रुपए फीस पे करनी होगी, 100। और जो एस टी एस सी पीडब्ल्यूबीडी यानी जो बेंचमार्क दिव्यांग लोग हैं और महिला जो हैं उनको कोई फीस नहीं रहेगी, निःशुल्क रहेगा, इनको निःशुल्क है। ठीक है, ये याद रखना है, निःशुल्क, कोई फीस नहीं लगेगी उनको। महिला हुआ, एस टी एस सी हुआ, और जो दिव्यांग लोग हैं उनको कोई फीस नहीं लगेगी। और जो फीस का जो होगा कैसे होगी, वो ऑनलाइन मोड से ही होगी, ऑनलाइन गेटवे से ही होगी। किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए पेमेंट के लिए आपको कहाँ से भरेंगे, www.rc जयपुर.in से आपका पेमेंट गेटवे भी रहेगा, और फॉर्म भी इसी वेबसाइट से डाला जाएगा। तो आपको इसी वेबसाइट को विजिट करना है। ठीक है, एक बार आपने पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा, और आपको आपका जो आपका जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको रिडायरेक्ट टू द जयपुर वेबसाइट पे कंप्लीट वेबसाइट पे दे देगा, कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आपका एक बार पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिडायरेक्ट क्या कर देगा, उसकी वेबसाइट पे भेज देगा, और आपको
फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट जो होगा उसकी जो रिसिप्ट होगी उसको डाउनलोड कर लेना है, इन केस ऑफ फ्यूचर के लिए कभी भी वो हमको काम में आएगी, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन नंबर दिया रहेगा, सभी चीज़ दिया रहेगा। जब पेमेंट होगा तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ठीक है। और यदि इफ एनी केस अगर आपका पेमेंट कुछ हो जाता है, आपके नेटवर्क कनेक्शन में लूज हो गया या नेटवर्क चला गया या कुछ हो जाता है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। उसमें क्या करना है, वेरीफाई पेमेंट में फिर से जाना है, तो आपको उससे कंफर्मेशन मिल जाएगा और उससे पेमेंट कंप्लीट सक्सेसफुल होने की रिसिप्ट भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, या री लॉग इन कर लोगे तो स्टेटस में आपको वो दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें यही सब चीज़ दिखाई गई है और कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। एक बार हो गया सब, तो यदि सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, सब यहीं पर वही दिखाया गया है कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो री लॉग इन आप कर सकते हैं, ओके। इसके बाद है स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस एंड पर्सनल विथ एबिलिटी, सॉरी पर्सन विथ एबिलिटी है, तो डिसेबिलिटी। तो जो दिव्यांगजन है उन यहाँ बात की गई है कि जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है वो 40% से कम नहीं होनी चाहिए, और हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो 60 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, और ये सब के लिए बताया गया है। यहाँ पर पूरे डिसेबल जो दिव्यांगजन है उनके लिए सब जानकारी दी गई है कि कैसा कैसा क्या होना चाहिए, और भी, और जो ट्रेड है उसमें क्या क्या डिसेबिलिटी रिक्वायरमेंट है ये भी दिखाया गया है कि अगर आप डीजल मैकेनिक ट्रेड से तो अपर लिम्ब पार्सली डैमेज चलेगा, इलेक्ट्रिशियन है तो पार्सली लोअर लिम्ब कैंडिडेट कैन बी रिकमेंडेड, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है विदाउट लेग ओके, वेल्डर के लिए दिया हुआ है यहाँ सभी के लिए, फिटर के लिए लोअर लिम्ब पार्शियली डैमेज चलेगा, कारपेंटर ये सभी के लिए दिया हुआ है, तो इसको आपको अच्छे से एक बार देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम चलते हैं आगे, और क्या है, ये भी है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए दिया हुआ है, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए दिया हुआ है, मल्टीपल इम्पेयर्ड के लिए दिया हुआ है। यदि आप इससे बिलोंग करते हैं तो इसको थोड़ा सा देख लेना है। अब हम बात करते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये थोड़ा मेन ये है हमारा, अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको अप्लाई करने के लिए, जो वेबसाइट दी हुई है मैं बार बार बोल रहा हूँ, www.rrc jaipur, इस पे जाना है, वहां पर करना है, इससे ही जाके करना है हमको अप्लाई, ठीक है, ओके। इसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है ये ध्यान रखें, जब आप इस वेबसाइट पे चले जाएंगे, हाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वहाँ का वो डाटा बहुत अच्छे से, उसमें जब भी कुछ फिल करेंगे उसमें तो बहुत अच्छे से फिल करना है। सारा डाटा जो है आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और वन थिंग, आपको आधार कार्ड बहुत ही जरूरी है, विदाउट आधार कार्ड आपका फॉर्म नहीं भरेगा, तो आप उसमें आधार कार्ड की 12 डिजिट, 12 नंबर की डिजिट डालना है। इफ एनी केस आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको इनरोलमेंट यानी आधार कार्ड बनाते समय आपको एक आधार इनरोलमेंट स्लिप दी होगी, उसमें आपके 28 डिजिट का आधार इनरोलमेंट आईडी होगी उसमें, तो उस आईडी को वहां डालना है, ठीक है। उसके बिना नहीं हो पाएगा, आधार या आधार एनरोलमेंट आईडी वो होना चाहिए। इफ एनी केस, हाँ ये सभी स्टेट के लिए, लेकिन कुछ स्टेट को छोड़कर, कुछ स्टेट कौन से छोड़कर, उनको जिनको आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, ये जम्मू कश्मीर हो सकता है, यदि आप जम्मू कश्मीर के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मेघालय या असम हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप इन स्टेट्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देयर वोटर आईडी नंबर, या इन स्टेट्स के लिए वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, तो हमें स्टेट्स बिलोंग करते नहीं है, ठीक है, तो हमारे को जानने की जरूरत नहीं। अब हम देखते हैं सेकंड नोट क्या लिखा हुआ है। ये जो मैं पहले ही बोल रहा था ये चीज लिखा हुआ है कि भाई आपको बहुत अच्छे से इंश्योर करना है सेकंड नोट में कि आपका नाम और पिताजी का नाम आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, 10th की मार्कशीट के ही अकॉर्डिंग होना चाहिए, और दूसरे इसके अकॉर्डिंग नहीं चाहिए, यहाँ पर वही लिखा हुआ है। और आपकी जो भी जानकारी है वो आपका नाम और सब, वो आपके जो आइडेंटिटी है वो भी उसमें भी वैसे ही होनी चाहिए। और तीसरी चीज है कि आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, और आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए एप्लीकेशन करने के लिए, क्योंकि आपको उसमें क्या दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट मैसेज दिए जाएंगे, तो इसके लिए आपको ये चीज चाहिए। वन थिंग पहले ही मैंने बताया था, ये बहुत अच्छे से याद रखना है आपको कि कैंडिडेट हैव
टू अप्लाई फॉर ए 1 यूनिट, आप एक डिवीजन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। यदि एक से ज्यादा के लिए करेंगे तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ लिखा भी है कि यदि आप सबमिट करोगे डिफरेंट नाम से कि उनको घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ये गलती से ना कीजिए आप, अदरवाइज आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट देते हैं, और आप जो भी आपको उससे एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, वो जो भी मिलेगा उसको आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है उसका प्रिंट आउट, क्योंकि बाद में उस फ्यूचर में आपको काम में आएगा। एक्नॉलेजमेंट या स्लिप जो भी होगी उसको आप अच्छे से रख लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। ये बहुत ही जरूरी चीज है, इस वजह से बहुत से लोग फॉर्म भरने नहीं जाते हैं और वो चले जाते हैं एमपी ऑनलाइन वाले के पास, क्योंकि डर डर की वजह से, बहुत ज्यादा डर होता है इनके अंदर कि भाई हम स्कैन कैसे करेंगे, और ये जो डायमेंशन दिए इसमें कैसे स्कैन करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन बहुत सारी फोटो एडिट करके आप बहुत सारे काम करते हैं, फोटो रिसाइज करके भी जाएंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी रिसाइज करने, वहां पर सारे फॉर्मेट में और सारे डायमेंशन में, सेंटीमीटर में चेंज करना है, एमएम में चेंज करना है, जिसमें भी चेंज करना है उसके लिए आपको मिलेगा। तो आपको इससे बिल्कुल नहीं घबराना है कि इस फॉर्मेट की या इतने साइज की मैं फोटो कैसे बनाऊंगा। डर डर की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती है, तो डरना नहीं है। ठीक है, डरा के लोग, डर डर की वजह से ही बहुत कुछ हो जाता है। तो आपको फोटो जो चाहिए होगी, कैंडिडेट रिक्वायर्ड फोटो, एक कलर फोटोग्राफ चाहिए होगी जिसका साइज 3.3 सेंटीमीटर का रहेगा। 3.3 लंबाई, और चौड़ाई जो होगी उसकी वो 3.3 की ही रहेगी। ठीक है, और ये याद रखना है कि 3 मंथ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, 3 मंथ से यानी पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कलर्ड होनी चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, फॉर्मेट में 100 डीपीआई होनी चाहिए, डॉट पर इंच होता है डीपीआई का, बोल रहा हूँ। ठीक है, और उसका जो साइज है वो 20 केबी से 70 केबी के बीच में होना चाहिए। क्लियर फोटो होना चाहिए, कोई गॉगल्स या सेल्फी के साथ फोटो नहीं लगाना है, या कोई स्टाइल पोज के साथ फोटो वहां पर नहीं लगाना है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी बाद में। ठीक है, ये देख लिया हमने फोटो के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये ध्यान रखना है 2 फोटो एक्स्ट्रा रखना है, 2 फोटो एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि वो फोटोग्राफ जो रहेंगी वो आपके, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ये चीज की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। देन उसके बाद क्या करना है आपको, स्कैन सिग्नेचर, अब फोटो तो कर दिया, अब सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिग्नेचर के लिए भी है आपको, सिग्नेचर के लिए भी ऑनलाइन एक कोई भी वेबसाइट विजिट कर लो, ऑनलाइन रिसाइज फोटो करके लिखो गूगल क्रोम पे, तो आपको आराम से बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। आपको वहां पर जाना है, 3.3 सेंटीमीटर और 3.3 वो ये वहां पर लिखेंगे तो ये सब इतने की हो जाएंगी। तो आपको जो साइज चाहिए वो है 3.3 सेंटीमीटर की लंबाई और इतनी चौड़ाई का चाहिए होगा। एक्चुअल में ये ऊंचाई और चौड़ाई है, और ये जो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होंगे, 100 डीपीआई में होगा। इस डीपीआई का टेंशन ना लें, जैसे ही आप इस साइज पे करेंगे तो डीपीआई आ जाएगा, और इसका जो साइज है 20 से 30 के बीच में होना चाहिए, तो इसका भी टेंशन नहीं लेना है, साइज बस कर लीजिए आपका आ जाएगा। लास्ट डेट पहले ही बता दिए थे हमने, फिर से एक बार सुन लीजिए, लास्ट डेट रहेगी 10 फरवरी 2023 की रात्रि 12 बजे तक आप ये फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रेनिंग एंड स्टाइफंड। ट्रेनिंग और स्टाइफंड आपको वहीं के बोर्ड के अकॉर्डिंग मिलेंगे। इशू एक्स्ट्रा रूल्स एंड डायरेक्टिव्स जो है इशूड बाय द रेलवे बोर्ड, जैसा रेलवे बोर्ड चाहेगा उसी के हिसाब से आपकी ट्रेनिंग और स्टाइफंड होंगे। हाँ, एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना है आप, भाई आपको जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ आपकी हॉस्टल की फैसिलिटी या एकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं होगी। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है आपको खुद का खाना और रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि कोई 15 साल से बिलो का रहता है तो उसके लिए एंड एग्रीमेंट ट्रेनिंग बॉन्ड कराया जाएगा उसके गार्जियन के थ्रू। ठीक है, तो ये है रहेगा। देन इसके बाद हम देखते हैं मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए आपको, गवर्नमेंट अथोराइज हॉस्पिटल जाना है, वहां से एक मेडिकल फिटनेस का बना के ले आना है, और वो असिस्टेंट सर्जन से नीचे का डॉक्टर नहीं होना चाहिए। ये चीज आपने ध्यान रखना है, मेडिकल जिला हॉस्पिटल जाएंगे आपको वहां में मिल जाएगा। हेल्प डेस्क देखेंगे, हेल्प डेस्क जो है वो हेल्प डेस्क जो रहेगा आपका अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आज 5 तारीख है, ये 10/1/2023 से स्टार्ट होगा, और टाइमिंग जो रहेगी 10 बजे से लेके 5 बजे तक रहेगी। सैटरडे और
जो हॉलीडे रहेगा, सॉरी संडे और हॉलीडे जो रहेगा वो वहाँ पर वो बंद रहेगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एक बार आपने देख लेना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को देख लेंगे तो ये दिए हुए हैं यहाँ तक। इसके बाद जो जो फॉर्मेट चाहिए आपको, जैसे HTSC के कास्ट सर्टिफिकेट, ये इनका फॉर्मेट, ये फॉर्मेट संलग्न है इसमें, तो आपको ये नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।